हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं पीवाईक्यू सीरीज़ लाई हूँ, मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 10 to 12 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस अभी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किए, तो इधर कम मिलेंगे उसके क्वेश्चंस। बाकी टाइप के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक आपका मिनी सेक्शनल टेस्ट मान लीजिए। ठीक है, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो मिनी मॉक मान लीजिए इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक अलोन इन 6 and 8 hours respectively, and pipe C can empty it in 12 hours. If all the three pipes are opened at the same time, then in how much time tank will be filled? तो ये पाइप एंड सिस्टर्न्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल वर्क एंड टाइम वाले की तरह होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो उसमें कुछ आउटलेट नहीं होता, मतलब कि काम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर ये आउटलेट पाइप होते हैं। तो 2 टाइप्स के पाइप होते हैं, एक इनलेट होते हैं और एक आउटलेट होते हैं। आउटलेट मतलब जो एम्प्टी करते हैं, इनलेट जो फिल करते हैं। तो ए और बी है जिसका इंडिविजुअल कितना टाइम है 6 hours और 8 hours, और आउटलेट पाइप है सी जिसका इंडिविजुअल कितना है 12 घंटे में एम्प्टी करता है टैंक को। ठीक है, अब अगर हमें इनका कॉमन निकालना होता है तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 24। तो ये कितने यूनिट काम करेगा, यहाँ पर हम यूनिट लिखते हैं 6 4 24, 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। अगर हम इनका कंबाइंड एफिशिएंसी देखें, मतलब कंबाइंड कितना होगा, ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो 4 + 3 - 2, 5 यूनिट काम होगा अगर एक साथ ओपन कर दिए जाए। मतलब अगर ये तीनों पाइप जो कि बोला गया है कि ओपन एट द सेम टाइम, 5 यूनिट काम होगा। इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड। अब हमें पता है कि ये जो आता है हमारा एलसीएम, तो ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क अगर 24 है तो 5 यूनिट अगर काम हो रहा है, मतलब कि 5 × 4 दिन में तो 20 यूनिट हो जाएगा वर्क, फिर 4 यूनिट बच जाएंगी। अगर यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल होता तो सीधा सीधा 5 दिन हो जाता, लेकिन 5 × 5 = 25, मतलब 5 दिन में तीनों काम कर देंगे, मतलब तीनों 5 hours में, सॉरी दिन में नहीं। ठीक है, तो 5 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाएगा अगर तीनों ओपन है तब। लेकिन यहाँ पर हमें 24 यूनिट है, तो मतलब कि 4 यूनिट बच गई हमारे पास। 4 घंटे तो लगे उनको तीनों को 20 यूनिट काम करने में। ठीक है, और 4 यूनिट अगर 24 - 20 आपने करा तो 4 यूनिट बच गई। और 4 यूनिट को कितना टाइम लगेगा, तो 4 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट काम कर रहे हैं और 4 यूनिट, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तो घंटे निकल गए। यहाँ पर 5 यूनिट, मतलब कि अगर ये आपने किया था 4 तो ये 4 hours थे। यहाँ पर 4/5, 4 को डिवाइड बाई कि कितना यूनिट काम हो रहा है और इंटू 6, तो ये आएगी 48 मिनट्स। यहाँ से आ गया, मतलब कि 4 hours 48 minutes। इतनी देर में तीनों पाइप एक साथ टैंक फिल कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sachin has a certain average for 11 innings. If the 12th inning he scores 120 runs, and thereby his average increases by 5 runs. His new average is। तो सचिन एक बंदा है जिसने 11 इनिंग खेली है, जिसमें उसका एवरेज कितना है, कुछ भी रहा हो मान लीजिए। ठीक है, उसने 12th इनिंग खेली जिसमें उसके 120 स्कोर आए। अब जब इनका टोटल 12 इनिंग का उसने देखा एवरेज, तो ये इंक्रीज हो जा रहा है 5 से। मतलब यहाँ पे जो एवरेज था x मान लीजिए, उससे एवरेज x + 5 हो जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि अगर कोई न्यू बंदा आता है, मैंने आपको एवरेज वाले कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, अगर न्यू आता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग ऑल, जितना एक्स्ट्रा होता है। तो आप देखो 12 में अगर ये 5 दिया है तो मतलब 5 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा 12 लोगों में, तो 5 × 12, 12 लोगों मतलब कि 12 इनिंग्स में। ठीक है, तो 60 का
तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके पास 120 रन्स थे, तो 120 में से 60 तो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा दिए, तो 60 इसका क्या आ गया, ओरिजिनल एवरेज, जो 11 इनिंग का एवरेज था, ये 60 उसका एवरेज है। ठीक है, इनिशियल एवरेज मतलब 60 था। और अगर यहाँ पे कौन सा पूछा, इनिशियल नहीं पूछा, यहाँ पे न्यू एवरेज पूछा है, जब इंक्रीज हो गया उसके बाद, तो ये हो गया 60 + 5, एवरेज 5 से बढ़ गया था, तो ये 65 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 60 तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका मतलब कि 60 तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी जो ओरिजिनल हो था इसका वो 60 था। अगर इसमें से माइनस कर देंगे 60 को, और उसमें 5 बढ़ गया तो 65। ठीक है, ओके चलो। 12 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? अब आपको पता है कि टोटल वर्क क्या होता है, कितने आदमियों ने कितने दिनों में, मतलब कितना टाइम, दिन हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, जो भी है ये होता है। तो टोटल वर्क तो चेंज नहीं हो जाएगा। अब ये बोल रहे 12 मैन ने 9 डेज में कंप्लीट किया, मतलब टोटल वर्क ये है हमारे पास। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज, अब इन्होंने 12 लोगों ने 6 दिन में काम किया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ लोगों ने, टोटल वर्क तो ये होगा कि 12 × 6 दिन में, और 6 मोर मैन जॉइन देम। फिर मतलब कितना है, यहाँ एडिशन आया, क्यों आया, क्योंकि आप टोटल वर्क करोगे तो यहाँ पर अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काम, तब भी ये M1D1 + M2D2 भी रहता है। मतलब हो सकता है यहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने इतने दिन में कुछ काम किया, फिर जो दूसरा काम था वो, तो टोटल वर्क के इक्वल आता है। ठीक है, 12 × 6, अब 6 मोर मैन ज्वाइन, तो 12 + 6 मतलब 18 ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कितने डेज में वो हमें नहीं पता। हाउ मेनी डेज विल दे टेक, ये कितने डेज लेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। कुछ काम तो ये कर दिया 12 लोगों ने 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे वो करोगे तो ये आ जाएगा 12 × 3, 12 × यहाँ से 12 कॉमन, 9 - 6 मुझे डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, 18 × D, 3 6 और 6 2, D की वैल्यू क्या आई 2, मतलब कि 2 दिन लगेंगे बाकी लोगों को काम करने में। ठीक है, in an election, A got 55% of the total votes and the remaining votes were casted to B. If 10,000 votes of A are given to B, क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100% वोट्स हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट्स हैं, एक A है एक B है। ठीक है, रिमेनिंग अब A को कितनी मिली है 55%, तो आपको पता है 100 में से अगर 55 इसे मिल गई तो मतलब 45% इसे मिली होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब बोला है अगर 10,000 वोट्स ए की बी को दे दी जाए तो देयर वुड हैव बीन अ टाई। टाई कब होगा, अब आप खुद सोचिए, अगर इसके पास 55 है, इसके पास 45 है, टाई इन दोनों में कब होता है, जब दोनों पे 50-50% होती। इसका मतलब है कि इसको अगर ये 5% इसे दे देता, इसके पास जो 5 है वो एक्स्ट्रा इसे दे देता, तो इस पर भी 50 बचते हैं, इस पर भी, है ना। तो मतलब कि आपको ये समझ आ गया कि 5% की वैल्यू हमें दे रखी है 10,000। बस यहाँ पर आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि कितने % की वैल्यू है, और जैसे ही आपको अगर एक की वैल्यू पता है तो आप 100% तो नहीं। अब यहाँ से अगर आपको ए के बारे में पूछता तो आप 55% की वैल्यू निकाल देते, बी का पूछता तो 45 की, और अगर टोटल पूछा है, अब यहाँ पर टोटल पूछा है, 5% की वैल्यू आपको 10,000 पता है, तो अगर 100% हमें निकालना है, मतलब टोटल वोट्स, तो 100% आप यहाँ से निकाल लोगे, 20 से सीधा मल्टीप्लाई करो। 5 किसका 100 क्या मल्टीपल है 5 का, 20 से, तो सीधा 20 × 10,000 करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, ओके, इसका आंसर आ गया 2 लाख। An article is sold for ₹1722 after giving 2 successive discounts of 30% and 18%. What is the mark price of the article? इसका क्या है, अब यहाँ पर वही सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें पता करने हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, A + B सक्सेसिव डिस्काउंट्स में -AB/100। ठीक है, तो ये 30
पहला प्लस 18 माइनस 30 इंटू 18 अपॉन 100, ये कितना हुआ 48 माइनस 18 3 जा 54 मतलब 5.4, 48 में से 5.4 तो ये आया 7 में से 5 42.6%, मतलब इतने परसेंट का तो उसे डिस्काउंट मिल जा रहा है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि इफेक्टिव डिस्काउंट इतना है। अगर इतना मतलब कि डिस्काउंट है तो 100 में से अगर आप इसको माइनस करोगे मतलब वैल्यू कितनी है 42.6 को करोगे तो 0.4 57.4 57.4 मतलब कि इतने परसेंट उसकी वैल्यू बची। मतलब अगर 100 में से कोई किसी का प्राइस था एमपी मार्क प्राइस 100 था जिसमें से आपने 42.6% का डिस्काउंट दे दिया तो ये वैल्यू कितनी बची 57.4%, मतलब सेल आपने इतने परसेंट पे किया है। और एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ मतलब कि ये 57.4% की ही वैल्यू दे रखी है आपको 1722। ठीक है, तो आपको 100% मार्क प्राइस जिसको हम 100 कंसीडर करते हैं 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू आई 1722.57.4 इंटू 100। अब इसे कट करके देखते हैं 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 200, 8 जा 16, 2 7 जा 14। ओके, अब इसे देखो ये कट रहा है क्या 3 जा 7 3 जा 21, 24 25, यस ये 3 जा रहा है इसके, तो मतलब कि 3000 मतलब उसकी मार्क प्राइस वैल्यू थी, मार्क प्राइस था उसका 3000। ठीक है, चलो इफ 20% ऑफ ए इज एडेड टू 20% ऑफ बी, अभी मैंने आपको पहले भी बता रखा है 20% वाला अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसे जाके देखना, उससे आपके हर टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, 1/5 ऑफ ए अगर ऐड होता है 1/5 ऑफ बी, द आंसर इज 40% ऑफ बी। अब 40% क्या है डबल ऑफ दिस मतलब 2/5 ऑफ बी। अब यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि 2/5 माइनस उधर जाएगा तो 1/5, तो दोनों की वैल्यू कितनी आई 1/5, ए इजकल टू 1/5 बी विच मीन्स ए इजकल टू बी। यहाँ से आपको दिख रहा है ए। अब ये पूछो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, आपको दिख रहा है कि ए कितना है, ए तो बी के इक्वल ही है तो 100% ही है ना उसके, है ना। और मैंने आपको बताया था अगर आपको रेशियो से करना है तो 100% ही है वैसे तो, लेकिन ये रेशियो से करना है तो व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट है बी की वैल्यू लिखो, ए की लिखो इंटू 100 मतलब 100% है। ठीक है, वैसे तो यहीं से आपको दिख ही रहा है कि कितना परसेंट है, खुद का परसेंट की वैल्यू क्या होती है मतलब 100% है ना खुद का। हाउ many spherical lead shots each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 centimeter, 63 centimeter and 42 centimeter? आई होप ये विजिबल था आपको। ठीक है, हाउ मेनी स्फेरिकल शॉट, तो ये क्या है आपको पता है कि अगर किसी भी सॉलिड सरफेस से आप कुछ और कट करते हैं तो उनकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी। ठीक है, तो हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है कि स्फेरिकल लेड शॉट्स कितनी निकलेंगी फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर है उसमें से छोटी छोटी बॉल्स हमें निकालनी है स्फेरिकल, तो वो कितनी निकलेंगी, तो वॉल्यूम अल्टीमेटली सेम रहेगी, तो जितनी निकलेंगी उनकी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कितनी होती है स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर होती है सॉलिड स्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब कि रेक्टेंगुलर का क्या मतलब हुआ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वैल्यू क्या होती है वॉल्यूम LBH, L इंटू बी इंटू एच, तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। अब इसकी लेंथ कितनी 88, 63 और H 42 दे रखी है। N हमें फाइंड करना है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और R क्यूब क्या है, अब ये डायमीटर दी है तो इसका हाफ कर लेंगे 4.2 क्यूब। ओके, अभी इसको यहाँ से अगर आप करोगे तो ये 10 की क्यूब नीचे बन जाएगा, तो यहाँ से आपका एक 42 तो यहीं से कैंसिल हो रहा है, तो ये 42 की वैल्यू 2 बची और 22 से
ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 63 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 1/7 इंटू 42 अपॉन 100। ये बची 7 6 जा 3 2 जा। ठीक है, बाकी आप देखो 7 6 जा 7 9 जा। ओके, 250 जा 2 2 जा 4 225 जा। 2 से तो ये 4 से 4 ही कैंसिल हो रहा था, सॉरी, चलो 3 मान लो, यहाँ से 4 हो रहा है। 3 3 जा n इज इक्वल टू यहाँ पे 25 इंटू 3 75 आ रहा है। आई थिंक एक ज़ीरो मिस हुई है। अच्छा हाँ, 100 नहीं 1000 है ना यहाँ पे 10 के बाद। ठीक है, यहाँ पे 1000 था, मान इसको अलग से लिख देते हैं इंटू 10, तो n की वैल्यू आई 750। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 750। चलो, यहाँ पर पार्टनर्स हैं PQR, एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं PQ&R पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट। P इन्वेस्ट 1/5 ऑफ टोटल, 1/5 इसने कर दिया इन्वेस्ट, Q ने कितना किया 1/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ PQR, तीनों का पूछा है। अब आपको पता है कि 1/5 P ने किया, 1/4 किया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 1 है। तो आपको R का फाइंड करना है इक्वल टू 1, है ना। तो R का अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ से कितनी आ रही है, 9/20 आ रही है। 1 माइनस 9/20 ये आई 11/20। R की क्या वैल्यू आ गई, 11/20। अब आपको पता है कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको पता है नीचे वालों का एलसीएम लेना है तो इंटू 20 कर देंगे इसको। तो ये कितनी वैल्यू आई PQR की, 5 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 आएगा ऊपर, 4 5 से जाएगा, 20 ये तो कट गया, तो मतलब 11। इनका रेशियो क्या आ गया, 4:5:11। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए। चलो, अ सर्कुलर आर्क whose radius is 4 centimeter makes an angle 45 degree at the center। एक सर्कुलर आर्क है जो 45 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म, इसका सेक्टर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपको पैरामीटर निकालना है। अब पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यही होता है ना। तो R प्लस R, ये तो हमें पता है। पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, R प्लस R 2R प्लस इसकी लेंथ, इसे L लेट कर लो, 2R प्लस L। अब L निकालने के लिए आपको क्या करना है, एंगल पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, मतलब 360 डिग्री में आपको सरकमफ्रेंस मिल जाती है ना, पूरी की आर्क, पूरा आर्क। इसे अगर हम बोल दें कि पूरा एक आर्क है ये, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, 2πr, राइट। अगर हमें 45 डिग्री की पूछी है तो इसमें कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर या तो आप ये करो 2πr/360 इंटू 45, या फिर आपको पता है कि रेशियो सेम आना है, मतलब कि अगर 45 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, तो जितना 45 डिग्री ये कवर करेगी L, 360 कितनी करेगी 2πr। तो यहाँ से भी L निकाल सकते हो, पड़ेगा उतना ही कि 45/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको वैल्यू निकालो, 9 5 जा 45, 9 4 जा, तो ये आई πr, तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 4, और नीचे भी 4 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 45 डिग्री में, मतलब ये कितना लेंथ बनाएगा, L की वैल्यू आई 22/7। तो हमें पैरामीटर क्या आ जाएगा, 2R, 2R का मतलब 2 इंटू 4 प्लस L मतलब 22/7, 8 प्लस 22/7। यहाँ से क्या आई 8 7 जा 56, 56 की वैल्यू क्या हुई 56 प्लस 22, मतलब 56 प्लस 22/7, इसका मतलब कितना आया 78/7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर आया 78/7 सेंटीमीटर, इसके पैरामीटर की वैल्यू।
अ सॉलिड कोन विद कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया। अब आपको पता है कोन की जैसे कोन है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? ये वाले एरिया को, मतलब कि जैसे कि आप एक कोन बनाते हैं, जैसे ट्रायंगुलर, एक अगर आप सिलेंडर बनाते तो ऐसे बनता है, ठीक है। अगर कोन होता, इसका भी कोन बन नहीं सकता, ऐसे करके आप कोन बनाते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और जो बेस एरिया होता है, ये तो आपको पता ही होगा, सर्कल के इक्वल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इंटू आर हो गया जो बेस एरिया है, और पाई आर इंटू एल, एल आ जाती है स्लैंट हाइट, इसलिए इसको एल रख देते हैं एक आर की जगह, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो ये हमारी हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, और ये रेडियस होती है, और इनका क्या वैल्यू होती है? अब आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये आर है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस इट्स बेस एरिया, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये है पाई आर एल, और वो ट्वाइस है बेस एरिया के, मतलब पाई आर स्क्वायर के। तो आप देखोगे पाई आर यहाँ से कट हो गया, एक आर कट गया, एक पाई कट गया, एल की वैल्यू कितनी आई? 2r, मतलब एल की वैल्यू 2r है। अब यहाँ से आप हाइट फाइंड कर लोगे, यहाँ पर हाइट पूछिए, यहाँ पर इट्स हाइट इज, तो एल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, एच स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर, एच कितना हुआ, और यहाँ पर आपको हाइट भी दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, तो आर की वैल्यू आपको निकल जाएगी। रुको, एच स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल दी, ये 3r स्क्वायर आई, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होती है? l/2, ये हो गया 3 इंटू एल स्क्वायर बाई 4। अब इसमें एल की वैल्यू रख दो, 6√3 इंटू 6√3 बाई 4, ये कितनी हो जाएगी? 3 3 जा 2, 3 2 2 जा 4, ये एच स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 9 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आई? 9। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर रख देते, एल इक्वल टू 2r था ना, तो एल की वैल्यू रख देते 6√3 इक्वल टू 2r, तो 2 3 जा, मतलब कि r की वैल्यू हुई 3√3, राइट। यहाँ पर आप रखते वैल्यू 3√3, मतलब 3 3 9 3 27 27, और यहाँ पे कितना हो जाता? आर स्क्वायर 3 4 इंटू 3 3 जा 9, नहीं 6 6 जा 36 इंटू 3 108, 4 इंटू 108 माइनस, ये आप कर देते 4 नहीं 108 माइनस 27 करते तो मतलब कितना आ जाता? 81, और h की वैल्यू आ जाती वहाँ से 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जितना आप इजीली कैलकुलेशन कर पाए जिस तरीके से, उस तरीके से जाना, ठीक है। P इज ट्वाइस एज गुड एज Q, तो आपको पता है कि एफिशिएंसी ऑफ वर्क क्या होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी और कितना टाइम लगा उसे काम करने में, वही वर्क होता है, ठीक है। P इज ट्वाइस गुड एज Q, मतलब P की जो एफिशिएंसी है वो डबल है Q के मुकाबले, मतलब मान लो 2 है P की, क्योंकि Q की पहले लेट करी हमने 1x, या फिर आप ये इसको अगर x मानोगे तो इसको 2x, तो P की एफिशिएंसी 2x है। दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, मतलब उन्होंने 36 डेज में काम पूरा कर लिया। अब आपको पता है कि टोटल वर्क क्या होगा? 36 डेज इंटू इनकी एफिशिएंसी एड, टोटल वर्क इंटू वर्क इंटू एफिशिएंसी होता है डेज, ये होता है कितनी? ह्यूमन फोर्स इंटू डे टाइम। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि मैन जितने हैं और डेज में वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। और कितने दिन में ये काम कर ले रहे हैं,
मतलब 36 डेज में काम कर ले रहे हैं, ठीक है। और 3 लोग मतलब 3 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है। अगर इंडिविजुअल बात करें तो ये इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ये 3 से डिवाइड होके यहाँ पर मतलब जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क से आप जब एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे, यहाँ पर एफिशिएंसी से तब आता था ना डेज कि कितने, तो 36 तब आया होगा। मतलब टोटल वर्क अगर हम बात करें तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 टोटल वर्क है। और एफिशिएंसी से आपको डिवाइड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी, तो हमें पी का वर्क पता करना है तो इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। पी की कितनी थी, 2 थी। अगर हमें पूछा होता क्यू की तो हम 1 से डिवाइड करते, सीधा इतना ही आंसर आता, बट पी की अगर हमें पूछी है तो ये 2 है। तो अब आप इसको कर लो, 2 से 18 जा, 18 3 जा 54 डेज। मतलब अगर पी की बात करें तो पी कितना टाइम लेगा, 54 डेज लेगा काम को करने में। अगर क्यू का हमें पूछा होता, क्यू की एफिशिएंसी 1 थी तो इसको डिवाइड करते 1 से, मतलब कि 36 इंटू 3, इतने 108 डेज लेता मतलब कि क्यू काम करने में, ठीक है। और पी की पूछिए तो 54 डेज। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मिक्स सीरीज। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।